हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार। ऑल इंडिया रैंक है इनकी 732। ऑप्शनल ज्योग्राफी। 6 बार पेपर दे चुके हैं। 6 बार बहुत बड़ी संख्या होती है। अपने आप में इंसान एक बार अगर पास नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, दूसरी बार नहीं हो पाता, तो शायद तीसरी बार वो खुद की काबिलियत पे शक करता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरा काम नहीं है, कुछ और देखना चाहिए। पर छठी बार में सक्सेसफुल होते हैं। इनकी कहानी से आपको समझ में आएगा कि हार नहीं माननी है। अगर आपने एक सपना अपने मन में रखा है तो उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप सांस नहीं लेने वाले। यह हमें मनोज की कहानी से समझ में आता है। शुरू करते हैं उनसे चर्चा। पूछेंगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, छठवें अटेम्प्ट तक किस तरीके से वो अपनी हिम्मत बनाए रहे, क्योंकि हिम्मत बनाना इस एग्जाम में बहुत जरूरी है। एग्जाम हर हद तक आपकी हिम्मत को चेक कर लेता है। तो सबसे पहले मनोज, बहुत बहुत बधाई पूरी ओनली आईज टीम की तरफ से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं यही बात पूछना चाहूंगा, आप छठे अटेम्प्ट तक गए। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, तीसरे में आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, उसके बाद पूरा छठे अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स में कोई परेशानी नहीं आती। ऐसी क्या तब्दीलियां लेके आते हैं आप कि आपका अटेम्प्ट में फर्स्ट और सेकंड के बाद से हर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर होता है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर मैंने क्या फर्स्ट और सेकंड में सब कुछ पढ़ने का ट्राई किया था। उसके बाद में मैंने अपने सर सेक्शन बना लिए थे कि मुझे इन खास सेक्शन को पढ़ना है, कुछ को छोड़ना है, जैसे मिडाइवल को, आर्ट एंड कल्चर को और साइंस को। इन सब चीजों को मैंने छोड़ दिया था। और जैसे मैंने मेरे कोर एरिया डिसाइड कर लिए भी कौन कौन से जो मेरे फील्ड है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर एंशिएंट। मैं फिर इन खास जो अपने जो सेक्शन है उन पे ज्यादा ध्यान देता था प्रीलिम्स के टाइम में। और यही होता था, मुझे इसके अंदर से 60-65 क्वेश्चन मिल जाते थे और बाकी मेरा काम करंट अफेयर से चल जाता था। फिर उसके बाद मेरा प्री का स्कोर लगातार 105 106 यही रहा, मेंटेन रहा आगे के ईयर्स में। तो सीधी सीधी बात है, अपनी ताकत को जाने, जो आपके कोर एरियाज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनको इतना बेहतर बना ले कि उसमें से कहीं भी नंबर नहीं कटने चाहिए। जी सर। अब इससे आगे बात आ जाती है कि आप छठे अटेम्प्ट तक लगे रहे, दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मुझसे नहीं होगा, छोड़ते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं? सर मेरा तीसरे अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था। उसके बाद सर मैं मेंस में फेल हुआ तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था, एक बार 3 नंबर का और एक बार 5 नंबर का। तो मुझे भी ये फील हो रहा था कि मैं अपने सक्सेस के बहुत पास हूँ, अब इतना पास जाके मुझे अपनी जो एनर्जी उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने थोड़ा और मेरा फोकस और थोड़ा फोर्स बढ़ाया और अब ये छठे अटेम्प्ट में मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो फाइनली आप थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि आप उस अटेम्प्ट में इंटरव्यू को पार नहीं कर पाए? क्या मेंस में नंबर कम थे या फिर इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कमजोर थी? सर मेरे इंटरव्यू के मार्क्स 173 थे, अच्छे मार्क्स थे। ऐसे और जीएस के मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे थे। पर सर मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्कोर है वो कभी 220 को क्रॉस किया ही नहीं। 206, 207, 215, 218 चार मेंस में। तो ये मेरे साथ ये हमेशा से दिक्कत रही। मेरा जीएस बहुत अच्छा रहता था, ऐसे भी अच्छा रहता था, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे मार्क्स आए नहीं सर। इस वजह से मैंने लगातार आगे आगे भी जो ज्यादा फोकस किया, फिर वो ज्योग्राफी पे किया। 2 बार फिर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार सर फिर मैंने जो पूरा कंटेंट था वो मैंने इंग्लिश मीडियम का ही पढ़ा, हिंदी मीडियम होने के बावजूद। फिर उसको मैंने ट्रांसलेट करके इस बार उसको यूज किया। सबसे पहली बात यह आती है, आप कह रहे हैं कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं आ रहे, तो आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि आप ऑप्शनल बदल लेना चाहिए? सर इसलिए नहीं बदला मैंने, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगा कहीं मैं एक बार ऑप्शनल बदल के दूसरी जगह जाऊंगा तो एक मेरा सर कॉलेज लेक्चरर बनने का भी लालच था कहीं ना कहीं दिमाग में। तो भी ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे तो कल को यूपीएससी में अगर ना होता है तो अपने लिए एक अल्टरनेटिव तो जरूर तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, मेरा अब जैसे मेरा क्लियर हो गया तो अब मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, वरना फिर वो करियर थ्रेटनिंग रिस्क हो जाती। तो आपने काफी कैलकुलेटेड रिस्कली प्लान भी बना के रखा था पहले से। मनोज, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बताया कि आपने ज्योग्राफी इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आपका प्लान बी था, लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए, ऑप्शनल लेने में क्या आपने कोई गलती की थी, ऐसा आपको लगता है? मुझे तो सर मेरी सबसे बड़ी गलती यही लगती है ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना, वो भी हिंदी मीडियम में। क्योंकि ये जो सर ये सब्जेक्ट है ये अपने आप में इंग्लिश मीडियम का है, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी है। इसकी जो हिंदी माध्यम में सर भूगोल की किताबें पुनर्मुद्रित होती है, ये कोई नई किताबें नहीं लिखी जाती। और करंट की तो आप बात छोड़ ही दो, भी कोई करंट आप कोई बुक इसमें कवर करेगा। और दूसरी सर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर बढ़िया अवेलेबल हो।
आपको गुरु से ही मिल जाता है तो फिर यात्रा आपकी निकल जाती है जैसे तैसे करके, कितना ही कठिन सफर होता है। अब हिंदी माध्यम में ये और दिक्कत है, तो इसलिए सर ज्योग्राफी से, वो भी हिंदी मीडियम में, थोड़ा ये मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे पहले से ये देखना चाहिए तब भी हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो किस सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं, वरना मुझे कम से कम ऐसा लगता है मैं 2016 में सेलेक्ट हो जाता अगर मेरा ज्योग्राफी की जगह हिंदी साहित्य या हिस्ट्री कुछ ऐसा ऑप्शनल रहता तो। इससे बात आती है, कहीं ना कहीं आपने हाईलाइट किया मेंटोर की। एक अच्छा मेंटोर, एक गुरु, एक मार्गदर्शन देने वाला मिल जाएगा, साथ में किताबें भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है आपकी तैयारी। बात आती है इससे कि हिंदी मीडियम के लिए पर्टिकुलरली क्या आपको लगता है कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो ज्यादा फायदेमंद हैं और कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो बिल्कुल लेने ही नहीं चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए? सर मैं तो ज्योग्राफी तो मैं किसी को लेने की सलाह दूंगा नहीं, और कम से कम मैं सभी ज्योग्राफी से, ये देखो हिंदी मीडियम का सेलेक्ट हुआ तो मैं तो उसको पर्सनली, मेरी 4 साल की मार्कशीट है वो उसको भेजूंगा भी, ये देखो मेरे क्या मार्क्स आए हैं। तो और कम से कम सर ऐसा है कि ये जो थोड़ा साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं, विज्ञान टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हो चाहे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो, उनमें इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा अपर हैंड रहता है। और दूसरा सर क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात, तो जो स्टेटिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी साहित्य हुआ या अन्य कोई लिटरेचर है, या फिर मैंने ये भी देखा है सर हिस्ट्री के अंदर है वो काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के। फिर यूनिवर्सिटी में एक जो छात्र जिन्होंने मैथ्स दिया उन्होंने लगभग 300 के करीब स्कोर किया। और वहीं जो बाकी हिंदी मीडियम के अंदर अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, उनमें इतना मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, ये बाकी सभी स्टूडेंट्स की दिक्कत है, क्योंकि हमने बहुत से दोस्तों ने मैथ्स दिया और उन सबकी जो स्कोरिंग है वो यही है, लगभग 220 225। अब उनके आगे का सिस्टम है, उनका इवेल्युएशन पैटर्न क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हम देखते हैं अपने आसपास उससे यह लगता है कि वाकई में हिंदी साहित्य और इतिहास ये गिने चुने ही सब्जेक्ट हैं जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, और इन्हीं को लेना मेरे हिसाब से बेटर होगा। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि हम तो नहीं उसको ब्रेक करके जाएंगे क्लास को, तो आप थोड़ा मेहनत और कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका ये कहना है सीधा सीधा, हिंदी मीडियम में आपके पास ऑप्शनल के ऑप्शंस काफी कम है, काफी कम आपके यस पास सर। चुनने के लिए मौका। अब इससे बात आती है क्या मापदंड लगाने चाहिए? कोई नया एस्पिरेंट है, एक नया नया हिंदी मीडियम का छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको ऑप्शनल के चुनाव में किस तरीके के मापदंड लगाने चाहिए, किस तरीके से वो एक जजमेंट पे आए? सर अगर हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है और बिल्कुल फ्रेश है तो मैं उसको कहूंगा कि हिंदी हिंदी साहित्य वो शॉर्टकट है उसके लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य की सर रेंज है वो आपको 260 से लेकर के 320 के बीच मिलेगी मार्क्स की। ज्योग्राफी के अंदर जो आपको रेंज है वो 200 से लेकर के 350 तक मिलेगी। इतने इतने अच्छे मार्क्स भी आते हैं तो इतने इतने बुरे मार्क्स भी आते हैं, तो वो सर रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा रहता है। और अगर दूसरी तरफ अगर आप हिंदी साहित्य जैसा कुछ ले लेते हैं तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। और ये हिंदी साहित्य सर सिलेबस भी उसका छोटा है और हमें सर ये एग्जाम पास करनी है, इसमें कोई विद्वता हासिल नहीं करनी है, ये कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने जो पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको साइड में रखते हुए अगर हम उसका चुनाव करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। अब से आगे बात आती है ज्योग्राफी की। आपने इतनी सारी परेशानियों के साथ इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल वो लेके आते हैं, उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, उसको अनुवाद करने के बाद आप हिंदी में उसके नोट्स बना रहे हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए इस पूरी तैयारी में ज्योग्राफी मान के चलते हैं, आपका ही केस है, एक छात्र है जिसका हिंदी से पूरा पेपर हिंदी मीडियम में है और उसने ज्योग्राफी ले लिया, वो कैसे अपनी तैयारी करे? आपके तरीके क्या है? सर क्योंकि सर 2015 से मैं घर पे था, उसके बाद से जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ा वो लगभग इंग्लिश में पढ़ा, चाहे वो न्यूज हो, तो उसके कारण मेरे लिए थोड़ा आसान था अंग्रेजी की किताबों को पढ़ना। और अगर ये खासकर आपने जो पूछा कि ज्योग्राफी ही उसका ऑप्शनल है, तो कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि वो सबसे पहले तो एक डिक्शनरी खरीदे ज्योग्राफी की, अलग से एचएम सक्सेना की आती है, और उसके बाद में सर जो बेसिक बुक्स है जो इंग्लिश में अवेलेबल है उनको पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि सर हमारी किताबें वाकई में हिंदी मीडियम की किताबें बहुत पुरानी हो गई है, अब इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये कड़वा सत्य है लेकिन सत्य बात है और इसे स्वीकारना होगा हमें। और जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने सर खुद इसको 5 साल फेस किया है। मेरा 11th से सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी, उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन में रखा है, उसके बाद में मैंने एमए किया है, एमफिल किया है, पर वो किताबों में सर वो दम नहीं है। आपको सर वो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट उठाना ही होगा,
क्योंकि वो लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। इनके न केवल स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, इनके टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये तो पर्सनल हो सकता है, हमारे टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि अभी हिंदी मीडियम का जो रिप्रेजेंटेशन है या सिलेक्शन रेस है वो इतना खराब हो गया है। जी हाँ, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था, उसी बात पे चर्चा करना चाह रहा था। इस बार आप देखें तो रिजल्ट में काफी कम परसेंटेज है हिंदी मीडियम से जिन्होंने पेपर क्रैक किया है। लिस्ट में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का नाम है वो काफी कम। इसके क्या कारण है? जैसे आपने मेंटोरशिप बता दिया कि एक मार्गदर्शन की कमी है, कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल की कमी है, उसके अलावा और क्या कमी है? और सर ये कमियां हैं कि किस प्रकार से जो पेपर बनता है या उसका अनुवाद किस तरीके से होता है। अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेजी में किसी चीज को हम देखते हैं और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं, तो ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि जो हमें सामान्य किताबों में मिलता ही नहीं है। फिर वो सर उस क्वेश्चन को समझना और उसकी डिमांड को पूरा करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका जो ट्रांसलेशन है वो सर इतना मतलब जटिल ट्रांसलेशन होता है। दूसरा सर कहीं ना कहीं ये यूपीएससी को देखना होगा सर। पूरी बात हम भी नहीं कर सकते, भी उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से जो एग्जाम का पैटर्न है उसको अपने आप में इंक्लूसिव बनाए। ये भी तो इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेसी जो एस्पिरेंट्स है उनके रिप्रेजेंटेशन में भी दिखनी चाहिए। भी सब तबके के गांव देहात के बच्चे आ रहे हो, शहरों के बच्चे आ रहे हो। तो अभी तो सर ये खास विशेष स्टेट के और विशेष आईआईटीज और ये जो इंजीनियर है या एमबीए किए हुए या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए छात्र हैं, इनका रेशो ज्यादा होता जा रहा है। तो ये तो सर गवर्नमेंट सोचेगी, संस्थान सोचेगा इसके बारे में भी कोई क्या तो हम कॉपियां हैं वो ये जो रीजनल यूनिवर्सिटी में भेजें या फिर ये जेएनयू डीयू बीएचयू इन्हीं के संदर्भ में अगर हम कॉपियां चेक करेंगे तो हो सकता है सर उनका मार्किंग पैटर्न अलग हो। या फिर अगर और यूपीएससी चाहती है कि नहीं हम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, तो और नहीं तो कम से कम मॉडल पेपर जारी कर दे या व्यक्तिगत रूप से जो बच्चे डिमांड करें उनके आंसर शीट जारी कर दे। वो इवेल्युएट तो कर सके भी मुझे क्यों कम मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं लानी है और उसके बाद में फिर जो अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको डाइवर्ट कर देना। ये सर समस्या जो दिख रही है सर उससे कहीं अधिक जटिल है। अब से बात आती है, आपने उजागर किया इस चीज को, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, आईआईटी और ऐसे बड़े बड़े संस्थानों के सिटीज से बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाहता हूं, इंजीनियर्स की तादाद ज्यादा है, इंजीनियर्स की जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स है लिस्ट में वो ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। ये भ्रांति भी हो सकती है क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज्यादा इंजीनियर्स ही सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी इंजीनियर्स के लिए आसान होता है? ये क्या है सर? हम ह्यूमैनिटीज के जो लोग हैं वो एग्जाम क्रैक तो कर रहे हैं, पर सर जो ये टॉपर्स कौन है, ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? हम तो हिंदी मीडियम की तो सर जो फर्स्ट रैंक है वो भी देखो 300 प्लस में। उनका भी तय नहीं है वो आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, हो सकता है आईआरएस में आए। तो सर वो जो टॉप जो एकदम हायर वाला जो ब्लॉक है ना वो सर एकदम फुल्ली उनके द्वारा ऑक्यूपाइड है। इसलिए ये इसको केवल भ्रांति नहीं है, इसके ये ठोस प्रमाण भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग ये है कि वो चाहे तो उनका हो सकता है कि किसी जो अप्रोच है वो इतनी एकदम वेल डिफाइंड अप्रोच है कि वो उस तरीके से एग्जाम को लेते हैं। और जो क्या है सर ह्यूमैनिटीज के अंदर तो जैसे कहा जाता है कि हर एक विचार होता है वो महत्वपूर्ण होता है, कोई भी विचार कूड़ेदान में फेंकने वाला नहीं होता है। तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी डिफ्यूज्ड होती है। वो हर विषय को थोड़ा सा अलग अलग एंगल से देखते हैं। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो थोड़ा एकदम टू द लाइन सब चीजों को चलना, तो उस वजह से हो सकता है इनकी अप्रोच अलग हो, इसलिए वो इस एग्जाम को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे होंगे। ऐसा मैं तो कह सकता हूँ, बाकी ये बात तो वो खुद ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं टॉप सॉइल में जो आपको मिलने वाला है, आपकी ज्योग्राफी की भाषा में कहूं तो ऊपरी सतह में आपको वो लोग मिल रहे हैं जो फोकस्ड अप्रोच रखें और है सिलेक्शन ह्यूमैनिटी से, लेकिन वो सब सॉइल में नीचे की तरफ दूसरी सतह में, सब सॉइल में जी, सब सॉइल बिल्कुल रिगोलिस में है कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात तो मुझे समझ में आ रही है जो आपने परेशानियां गिनाई, हिंदी मीडियम के क्या चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग के क्या अलग अलग एंगल्स। आपका चौथे और पांचवें अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। इंटरव्यू कॉल ना आने की वजह कहीं ना कहीं आपने हाईलाइट की कि ज्योग्राफी जो आपका ऑप्शनल था वो आपको पीछे खींच ले रहा था। फाइनली आप काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और आप छठे अटेम्प्ट में 732 रैंक पाते हैं। अब यहां से मैं आपके थोड़ी सी इंटरव्यू के बारे में चर्चा चाहूंगा। इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करिए
क्या था आपका एक्सपीरियंस हिंदी मीडियम पर्टिकुलरली उस एंगल से बताइए। जो मेरा 2016 का इंटरव्यू था वो वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कोर्डियल इन्वायरमेंट था, और मतलब इंटरव्यू दे करके बहुत अच्छा लगा था। और मुझे भी ऐसा फील आ रहा था कि ये जो पैनल है इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार का सर जो इंटरव्यू था वो सबसे पहले ही शुरुआत ही ऐसे हुई कि हमारा इंटरव्यू 1 घंटा लेट शुरू हुआ। हम सारे एक तरफ लोग बैठे थे, बाकियों के इंटरव्यू शुरू हो चुके थे, तो वो पूरा बोर्ड था वो लगभग 1 घंटा सवा घंटा लेट चल रहा था। उसके बाद में सर जैसे ही वो हम गए, उसके बाद में जल्दी जल्दी लोगों को पूरा करना शुरू किया, और हम बाकियों से 1 घंटा पहले फ्री हो गए थे। तो 6 के 6 लोग थे। और इंटरव्यू के सवाल सर, इंटरव्यू किसी दिशा में जा सकता है। उन्होंने मेरे से पूछा, आप मनोज कुमार नाम से आप क्या समझते हैं, आप अपने नाम पे बोलिए, 5 मिनट बोलिए। फिर मैं बोलता रहा, तो उन्होंने कहा और बोलिए, अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए। फिर ये चलता रहा। फिर उन्होंने कहा आप क्या पढ़ के आए। फिर मैं उनको टॉपिक्स गिनाने लगा, तो 5 मिनट तक मैं गिनाता रहा। वो भी लगातार पूछते रहे, नहीं और बताइए, और आपका क्या, और क्या पढ़ के आए। लगातार ये चलते रहे। मैं भी थक गया था, वो भी शायद बोर हो गए थे। फिर उन्होंने बीच में पूछ लिया, अभी आपको क्या लगता है कि हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये ठीक है इंटरव्यू के हिसाब से। फिर मैंने कहा सर नहीं, ये तो आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, आप जो मेरा पर्सनैलिटी है उसको चेक कर रहे हैं, मेरी सॉफ्ट स्किल्स है उनको चेक कर रहे हैं। और वो सिर्फ क्वेश्चन में मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक दो ज्यादा होगी तो उससे कोई मेरी पर्सनैलिटी का इवेल्युएशन नहीं होने वाला है। इसलिए आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो इन क्वेश्चन से थोड़ी अलग है। तो ये आंसर शायद उनको पसंद आया, और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अब आप जो दूसरे नंबर है वो सवाल करते। फिर आगे फिर नॉर्मल इंटरव्यू था, कोई स्वच्छता पे सवाल हो गया, कुछ ज्योग्राफी के सवाल हो गए, कोई आईआर के सवाल हो गए। वो यूजुअल क्वेश्चन थे, उनमें कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं थी। फिर इंटरव्यू पूरा हुआ। ज्यादा से ज्यादा 18-19 मिनट चला होगा, पर फील मुझे बढ़िया नहीं आई थी। तो नेगेटिव वाइब्स आ रही थी काफी ज्यादा। तो इंटरव्यू देख करके इस बार मुझे सही मायने में सर अच्छा भी नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। पर कोई ना, अब जब हो गया है तो फिर तो यूपीएससी को बोलेंगे हमें तो सिलेक्ट करे, तो हम तो तारीफ करेंगे जैसा भी हुआ। पर ये सर अभी बात है, हम लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को पता चले तो उन्हें क्या है सर, स्ट्रेस इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो ये बात नहीं है कि इंटरव्यू पैनल जो बैठा है वो आपको किसी भी एंगल से टेस्ट कर सकता है। वो सोच सकता है कि इस बच्चे पर अगर प्रेशर आता है आगे ये ऑफिसर बनने के बाद में, उसको किस तरीके से हैंडल करता है ये। क्योंकि सारे लोग आपसे कोर्डियली बात नहीं करेंगे, कुछ आपके साथ बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट तरीके से बात करेंगे, कुछ आपको प्रेशर कंडीशंस में काम करना होगा। तो इंटरव्यू पैनल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैंडिडेट को हर एंगल से टेस्ट करे, तो उस हिसाब से वो उनका एक व्यू पॉइंट हो सकता है। तो आपने एक अलग पहलू, एक अलग नजरिया दिखाया इंटरव्यू का, कि जरूरी नहीं है सीधा आपसे सवाल जवाब करके आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाए। आपको प्रेशर में डाल के, स्ट्रेस देके, किसी भी तरीके से आपका जो शक्ति है, जो सहन शक्ति है या पर्सनालिटी जो है आपकी, वो चेक करी जा सकती है। थोड़ी सी बात मैं करंट अफेयर की करना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में करंट अफेयर का भी जो मटेरियल होता है या फिर करंट अफेयर की तैयारी में भी चैलेंज आता है। क्योंकि मैंने और भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से बात की, उन्होंने मुझसे कहा द हिंदू का जो पेपर है वो पूरा अंग्रेजी में आता है। सामान्यतः जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं उनको वो पेपर समझ में नहीं आता। तो हम तो हिंदी मीडियम से सर, पहले तो हमें डिक्शनरी हाथ में लेके बैठनी पड़ती है, तब जाके हम पेपर पढ़ पाते हैं, जिससे समय भी ज्यादा जाता है। आप करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं? सर मैं 2015 से मेरा जो गांव है, गांव में रहता था, और वहां पे करंट वो द हिंदू समझ में आना तो दूर, वो फिजिकली हाथ में नहीं आता था। समझ में आना तो बड़ी बात है। तो इसके लिए तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आप एडिटोरियल एनालिसिस करते हो सर, मैं उसको स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा सुबह उठ के पहला काम भी आज भी यही होता है कि मैं एडिटोरियल एनालिसिस है वो सुनता हूँ, और ये मेरा दिन का हो जाता था करंट अफेयर कंप्लीट। अब इसके अलावा और पूरा सब कुछ कवर हो गया तो अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, अगर आप रेगुलरली ये करते हो। अगर आप रेगुलरली इसको बिल्कुल थोरोली फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको फिर मंथली मैगजीन की तरफ दौड़ना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा। तो आपने मंथली मैगजीन्स ज्यादा प्रेफर नहीं की, आप जो हर दिन काम करते जाते थे? ना, मंथली मैगजीन कभी नहीं पढ़ी सर मैंने। मैं डेली रोज है ओनली आईएएस। अब इससे बात आती है कि आपका ओनली आईएएस का जो डेली एडिटोरियल है, हमारा एडिटोरियल डिस्कशन में हम पूरी चीज जो हिंदू में दी होती है वो हिंदी में समझाते हैं सामान्य।
तो उससे क्या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको कहीं फर्क पड़ रहा है, उनको उस चीज से फायदा मिल रहा है? फर्क तो सर, फर्क ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। आपने सर द हिंदू को मतलब गांव देहात के जो एस्पायरेंट है वहां तक पहुंचा दिया है। इसलिए अपने आप में ये जीएस के जो पेपर है इस पे तो बिल्कुल फर्क पड़ता ही है सर। अब वो चाहे एडिटोरियल है, उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो उसको समझ में तो आ ही रहा है सुन के। उसके बाद में वो सुनने के बाद में सर वो पीडीएफ पढ़ता है ना, तो फिर वो उसको समझ पाता है कि हाँ ये इस संदर्भ में बात चल रही होगी, तो वो उसके बाद में वो आइडिया लगा लेता है, तो फिर उसके लिए उस चीज को ग्रेस्प करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। मनोज, 4 अक्टूबर को पेपर है प्रीलिम्स का। अगर आप पेपर दे रहे हैं 4 अक्टूबर का, मान लीजिए, तो आप क्या बातें हैं ऐसी जो आप अपने जहन में रखेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के तौर पे आप मुझे बताइए, दोनों के लिए आप मुझे बताइए। सर सबसे पहले तो मैं एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तो कम से कम मैं 2 बार है वो रिवाइज कर लूं। उसके बाद में सर, क्योंकि ज्योग्राफी तो मेरा ऑप्शनल है, इसलिए वो ज्योग्राफी में मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बाकी जो स्टूडेंट है उनको तो लगाना पड़ेगा, तो उनको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी पड़ेगी। टाइम कम है, इसलिए जो शंकर आईएएस कंसाइज आती है 85 पेजेस वाली, जो छोटी वाली आती है, उसमें सर ये होता है कि हमारी जो पहले की हुई तैयारी है वो भी काम आती है। तो मैंने तो सर उसको क्या पहले से हाईलाइट करके रखा है, तो मेरी आंखें तो वहीं पे जाके टिकेगी, ऐसे उसको देख लूंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री लक्ष्मीकांत, और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी की बुक अगर कोई जानना चाहता है, जो पेरियार वाली जो छोटी बुक आती है वो बढ़िया रहेगी प्री के हिसाब से। उसके बाद शंकर आईएएस कंसाइज इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। इकोनॉमी में सर मैंने सर टॉपिक डिसाइड कर रखे थे कौन से, तो एक तो इकोनॉमी पहले पढ़ेंगे तो वो पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्री के पास जाएंगे तो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक्स हैं वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो टॉपिक हैं वो, तो मैंने खास टॉपिक्स छांट रखे थे प्री के पास मुझे ये पढ़ना है। एक सर प्री के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम सर जो प्रैक्टिस पेपर है वो डेली एक जरूर निकालें। एटलीस्ट लास्ट में जो आपके 30 या 35 डेज जो बचते हैं उसमें सर डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। उसमें ये नहीं देखना है कि स्कोर आपका कितना बन रहा है, वो तो जो रियल एग्जाम होगा उसमें डिफर कर सकता है। और सर प्रैक्टिस पेपर लगाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसमें जो सॉल्यूशन है उनको पढ़ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो सीरियसली तैयारी कर रहा है उन कैंडिडेट में मोर और लेस सेम सी रहती है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में सर आंसर को पिक कैसे करते हैं वो हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है। इसलिए जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के बाद में जब हम चेक करते हैं कि ये मैंने राइट किया या रॉन्ग किया है तो ये इसके पीछे मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी उसको चेक करना जरूरी है। इसलिए न केवल आप क्या डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाएं, बल्कि उसके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उनको देखें, और ये भी देखें भी आपकी जो अप्रोच में क्या गलती थी जिसकी वजह से आपका ये जो आंसर है वो गलत टिक हुआ है। तो और इसके अलावा सर ये पीटी 365 भी मैं पढ़ता था, तो मेरे ख्याल से इतना सर काफी होता है, क्योंकि आप सर ज्यादा आपको क्या स्प्रेड करेंगे तो फिर उसमें थिकनेस बचेगा नहीं, फिर आप वो अटेम्प्ट तो भले ही ज्यादा कर लेंगे फिर वो आपका स्कोर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो फिर प्री को तो पास करना है हमें, कैसे न कैसे करके 55 पे पहुंचना है, तो वही स्ट्रेटेजी लेके आप चलोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। तो आपने बताया कि पहले तो कोर एरियाज, एक पेपर हर रोज, इस तरीके से आपको चलना है। पेपर का एनालिसिस भी जरूरी है ताकि गलतियां पता चले, और स्प्रेड ज्यादा नहीं करना है, उसको कंसाइज रखना है, कंसोलिडेटेड मैनर में हमें तैयारी करनी। तो ये चर्चा हो गई हमारी प्रीलिम्स की जो 4 अक्टूबर के लिए है। आपके ये जो रास्ते हैं ये हमारे एस्पिरेंट्स अपना सकते हैं। चलिए मनोज, तो यहाँ पर हमारा जो सवाल जवाब का एक सिलसिला था वो खत्म होता है। आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, काफी गहराई से हिंदी मीडियम की जो आप कह सकते हैं परेशानियां हैं, जो कमी है, जो त्रुटि है, वो आपने हमें बताई, हाईलाइट की। इसके साथ में एक और बात आपने जो हमें बताई है जो ध्यान देने वाली है कि 6 अटेम्प्ट में कमियां अपनी कम करते चले और लगे रहें। स्ट्रेस इंटरव्यू के बारे में भी हमारी चर्चा हुई कि इंटरव्यूज के अलग अलग फेस हो सकते हैं। आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए कोई भी आंकड़ा, कोई भी मापदंड लगाया जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर अपना सेशन रैप अप करते हैं। मनोज, टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। तो यहां पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू के बारे में बताया, हमने बताया किस तरीके से आपका पैनल चेक कर सकता है पर्सनालिटी, साथ में हमने प्रीलिम्स में किस तरीके से तैयारी करनी है, कोर एरियाज को कंसोलिडेट करके आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के अलावा हमने चर्चा इस बात की भी की कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप ऑप्शनल का चुनाव कर रहे हैं तो किन किन चीजों पर ध्यान देना है। मटेरियल अवेलेबल है, मेंटोर अवेलेबल है,
ट्रांसलेट तो नहीं करना पड़ेगा, मेहनत तो नहीं लगेगी। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, तब आप अपना ऑप्शनल लें, खासकर हिंदी मीडियम के लिए। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट की जिनको बदलने में समय लगेगा और जिनको बदलने के लिए जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है। तो ये सारी चर्चाएं मनोज कुमार के साथ हमने की आज। ऑल इंडिया रैंक 732 से हमारी ये चर्चा हुई, इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी। उम्मीद करता हूं हिंदी मीडियम के जो हमारे छात्र हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश मीडियम, दोनों को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही होंगी, ये जो परेशानियां हैं वो समझ में आ रही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।